प्रस्तुतकर्ता पतंजलि। शुद्ध उत्पाद अपनाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। प्रायोजक मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी, हर बूंद में शुद्धता। नमस्कार, आज है 23 मई, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का, जो है बिजनेस चैनल्स की दुनिया में नंबर 1 प्राइम टाइम शो। दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। टोक्यो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत जापान का रिश्ता दशकों पुराना। मैं मक्खन नहीं, पत्थर पर लकीर खींचता हूं। आईपीएफ फ्रेमवर्क से भी जुड़ा भारत। टोक्यो में बड़े आर्थिक मंच इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च। भारत, जापान और अमेरिका समेत दुनिया के 13 देश शामिल। चीन परेशान। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का दूसरा दिन। देखिए ग्राउंड जीरो से देश दुनिया की इंडस्ट्री के दिग्गज और राजनेताओं के साथ जी बिजनेस पर एक्सक्लूसिव बातचीत। आखिरी घंटे में बिकवाली से बाजार गिरकर हुआ बंद। दिन की ऊंचाई से निफ्टी करीब 200 अंक लुढ़का। मेटल, पीएसयू, फार्मा और रियल्टी शेयरों ने बनाया दबाव। पच्चीस देशों में ली जाएंगी आईआईटी जेईई की परीक्षा। यूजीसी का बड़ा कदम, एनआरआई और विदेशी छात्रों का होगा फायदा। तो ये थी हेडलाइंस, और अब जरा देख लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ, किस तरह का था न्यूज फ्लो, न्यूज अपडेट में। आज सुबह से ही पीएम मोदी का टोक्यो दौरा सुर्खियों में रहा। पीएम मोदी जापान के टोक्यो पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कई अहम मीटिंग्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आज सही मायने में जनता के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। जापान से रिश्तों पर भी पीएम मोदी बोले। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता बुद्ध, बौद्ध, ज्ञान और ध्यान का है। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य 130 करोड़ भारतीयों के सपने को पूरा करना है, जिसके लिए वो मक्खन नहीं, पत्थर पर लकीर खींच रहे हैं। दोपहर होते होते ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। खबर आई कि ज्ञानवापी मामले की सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट में दोनों पक्षों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। फैसला मंगलवार यानी कल सुनाया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों ने 19 वकील और 4 याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। जिला अदालत में सुनवाई को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था हुई थी। बाहर बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे। सुनवाई के दौरान भीड़ न लगे, इसका भी ध्यान रखा गया। बिहार की राजनीति के बीच उदयपुर भी सुर्खियों में रहा। खबर आई कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद बड़े बदलाव हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस में प्रियंका गांधी की भूमिका बढ़ेगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि उन्हें किस तरह की भूमिका दी जाएगी, मगर यह साफ है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किसी ब्राह्मण या दलित नेता की नियुक्ति की जा सकती है। जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रमोद तिवारी, राजेश मिश्रा, निर्मल खत्री, दलित नेता पीएल पूनिया भी शामिल हैं। प्रियंका गांधी चाहती हैं कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो भी फैसला हो उसमें पूरी तरह से पार्टी की सहमति हो, ताकि संगठन पर कोई असर न पड़े। बिहार से इस बीच खबर आई कि जेडीयू के भीतर बगावत के सुर उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरमान जारी करके विधायकों को अगले 72 घंटे तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया। इस फरमान के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ जातीय जनगणना के बहाने नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू में ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के नेतृत्व में बगावत की आशंका है। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजना चाहते, जबकि आरसीपी राज्यसभा का मोह छोड़ने को तैयार नहीं। और इस बीच
आजम खान एक बार फिर से सुर्खियों में रहे। समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आजम खान ने अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में 4 महीने तक फैसला सुरक्षित रखे हुए 10 मई को आजम खान को जमानत दे दी थी। जमानत की जो शर्त है उसके तौर पर विवादित करीब 14 हेक्टेयर जमीन खाली करने को कहा गया था। अब यूपी सरकार ने कहा है कि ये जमीन जहां है वहां जौहर यूनिवर्सिटी की जो भी बिल्डिंग बनी है उसे खाली किया जाए और इस तरह सरकार इसे ढहाने की तैयारी कर रही है। इस बीच आज एक खबर जो उत्तराखंड से आई है उसने सबको परेशान कर दिया, खासतौर से जो कि यात्रा पर जाना चाहते हैं उत्तराखंड। जी हां, 4 धाम यात्रा यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा मार्ग पर अब तक 60 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। आप जो वजह है वो जानकर चौंक जाएंगे। 66% मौतें डायबिटीज और हाई बीपी के कारण हुई हैं। मेडिकल अनफिट तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। यह जानकारी उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने दी है। 4 धाम यात्रा से जुड़ा बड़ा अपडेट ये भी है कि 8000 यात्रियों के धाम रवाना होने के बाद प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा रोक दी है। इन यात्रियों को पैदल मार्ग पर रोका गया है। जम्मू कश्मीर से भी खबर आई। आज जम्मू कश्मीर के बारामूला पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पिस्टल, 3 मैगजीन, 32 गोलियां और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। बारामूला एसएसपी रईस मोहम्मद भट्ट ने बताया कि पिछले महीने 15 तारीख को आतंकी हमला हुआ था। उनमें आतंकियों ने एक सरपंच को गोली मार दी थी। इन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों से खुलासा हुआ है कि वो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक ओवरग्राउंड वर्कर्स मोहम्मद अफजल लोन के संपर्क में थे, जो इस समय न्यायिक हिरासत में है। चलिए, दिन भर की खबरों का अपडेट ले लिया, अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। और कवर स्टोरी जुड़ी है हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा से और वहां पर क्वाड सम्मेलन से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों की जापान यात्रा पर आज टोक्यो पहुंच गए हैं, कल जो पहुंच गए थे। और पीएम मोदी इस दौरान क्वाड लीडर समिट के अलावा तमाम जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने के साथ साथ तमाम देशों के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात भी हो रही है। भारत अब तक इस युद्ध में रूस के पक्ष में ही खड़ा दिखाई दे रहा है। यूएन हो या यूएनएससी या फिर कोई और अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर मंच पर अमेरिका ने भारत पर रूस के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार भारत अपने इरादे में अटल रहा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने हाल ही में कहा था कि सभी देशों को यूक्रेन की स्थिति और तस्वीर को समझना होगा। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका भारत को रूस के खिलाफ जाने का दबाव बनाने की कोशिश यहां भी करेगा। अब इसे संयोग कहिए या फिर कुछ और, लेकिन क्वाड शिखर सम्मेलन उस दिन आयोजित हो रहा है जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि सम्मेलन में इस युद्ध को लेकर क्या समझौता होता है। इधर क्वाड सम्मेलन शुरू होने से पहले ही चीन बड़ा परेशान हो गया है। उसके कई कारण हैं, आपको कई कारण उसके बताएंगे, लेकिन पहले से ही चीन ने बोलना शुरू कर दिया था कि क्वाड सम्मेलन सफल नहीं होगा। अब सवाल यह है कि चीन को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की ओर से बनाए गए क्वाड से परेशानी क्या है। देखिए, ये परेशानी जो है ये बुनियादी रूप से बड़ी बेसिक परेशानी है। दरअसल चीन क्वाड को हमेशा से ही उसे घेरने का एक संगठन मानता है और ये मानता रहा है कि अमेरिका की ये बाकायदा एक चाल है। चीन को ये लगता है कि न केवल एशिया में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ साझेदारी कर भारत उसके लिए चुनौती बनता जा रहा है और भारत को वो चीन के खिलाफ लगातार भड़काता जा रहा है। ये भी वो मानता है चीन कि सुपर पावर बनने की राह में क्वाड एक बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है। चीन चारों तरफ से 4 देशों के इस चक्रव्यूह में फंसने से परेशान तो पहले से ही है, लेकिन इस बार उसके परेशान होने का कुछ और कारण भी है और ये कारण है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी कि IPEF। अमेरिका के नेतृत्व वाली इस आर्थिक मंच को क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, ज्यादा लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने और एक हाई क्वालिटी वाले बुनियादी ढांचे में निवेश के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। माना यह जाता है कि IPEF जो बाइडेन के दिमाग की उपज है। इस इनिशिएटिव के जरिए अमेरिका क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन में सुधार जैसे
तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें एशियाई देशों के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। कोरोना काल में आपको याद होगा कि चीन से सप्लाई बाधित हुई और यही वजह है कि पूरी दुनिया इसके लिए एक ठोस विकल्प चाहती है, क्योंकि सप्लाई चेन की जो निर्भरता चीन और आसपास के इलाकों में है उसका एक विकल्प पूरी दुनिया चाहती है, खासतौर से साउथ चाइना सी में। आप जानते हैं कि दुनिया में 55% से ज्यादा ट्रेड साउथ चाइना सी से ही होकर जाता है। यही वजह है कि चीन इस फ्रेमवर्क से खासा बौखलाया हुआ है। इधर भारत ने IPEF को ज्वाइन कर एक बड़ा संदेश दिया है। IPEF की लॉन्चिंग में शामिल होने के बाद भारत की ओर से इस पर एक बयान भी आया। विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जो दिया उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में IPEF के शुभारंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह से जुड़ने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक IPEF के माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक गठजोड़ मजबूत बनाने पर जोर देने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में जुझारूपन, आसपास में इलाकों में आने जाने की सुगमता, आर्थिक वृद्धि, निष्पक्षता और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। वैसे आपको जानकारी देते हुए ये बताएं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह की ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसे TPP कहा जाता था, उससे किनारा कर लिया था। अब नतीजा ये हुआ कि इलाके में चीन का दबदबा हो गया और अमेरिका को खासा नुकसान हुआ। इसीलिए माना यह जा रहा है कि पूर्वी एशिया में फिर से अपनी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए बाइडेन ने यह पैंतरा चला है। खैर, IPEF ने चीन की चिंताएं तो बढ़ाई ही हैं, साथ ही दूसरे मोर्चे यानी कि ताइवान पर चीन लगातार घिरता भी जा रहा है। यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे बाइडेन ने इस दौरान कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। जी हां, ये एक खुली चुनौती है चीन को कि अगर ताइवान पर चीन ने अपने मंसूबे आगे बढ़ाए तो अमेरिका मिलिट्री एक्शंस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। दरअसल ताइवान रिलेशन एक्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए एक ट्रीटी के तहत बाध्य भी है। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करता है। अब समझिए कि चीन दरअसल चाहता क्या है। देखिए, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। चीन का लक्ष्य ताइवान को उसकी राजनीतिक मांग के आगे झुकने और चीन के कब्जे को मानने के लिए ताइवान को मजबूर करने का रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बाद इस बात का डर भी सताने लगा है कि कहीं ताइवान को हथियाने के लिए चीन भी युद्ध का रास्ता न अपना ले। कई बार चाइनीज जो प्लेन्स हैं वो ताइवानीज टेरिटरी में देखे गए हैं, जिससे ये टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आई भी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चीन यूक्रेन में हो रही जंग का फायदा उठाकर ताइवान पर पूरा एक फुल स्केल हमला कर सकता है और उसे हथिया सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग की इस साजिश को भांप लिया था। वो मानता है कि ये सब साजिश शी जिनपिंग ही कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी की और इसके फौरन बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स और फॉरेन मिलिट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपे रवाना किया गया। इसके बाद आपको याद होगा चीन कितना बौखलाया था कि एक मिलिट्री डेलीगेशन अमेरिका का वो ताइवान में कैसे हो सकता है। इसके बाद बौखलाए हुए चीन ने अमेरिका को बुला भला कहा, धमकी भी दी। उसने साफ कहा कि अमेरिका आग में घी का काम कर रहा है और आग से खेल रहा है, जिसमें वो खुद ही जल जाएगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार चीन को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि चीन की ओर से ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका लेगा मिलिट्री एक्शन। लेकिन इस बीच ये चीन और अमेरिका की जो टेंशन है ताइवान को लेकर, इसे अगर हम थोड़ा सा अलग भी रखें, सवाल ये उठता है कि भारत ने जो IPEF के लॉन्चिंग पर शामिल होकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, उसके क्या मायने हैं। और दूसरा सवाल ये उठता है कि कल जो क्वाड की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसमें क्या क्या प्रमुख एजेंडे रहेंगे और साथ ही साथ उसमें भारत की भूमिका किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर चिंतामणि मोहपात्रा सर, जो कि सेंटर फॉर कैनेडियन US एंड लैटिन अमेरिकी स्टडीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर मोहपात्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। पहले तो सर, आज जो IPEF का एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है US ने, चीन जो इससे थोड़ा सा डर रहा है, थोड़ा रश्क भी कर रहा है, उससे
थोड़ा परेशान भी है और बौखलाया हुआ है। चीन की स्थिति क्या जस्टिफाइड है? क्या वाकई में आईपीईएफ कोई खतरा है चीन के लिए सर? चीन के लिए बहुत ही खतरा है। इसका कारण ये है कि अभी अमेरिका जो भी कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, चीन को ये लगता है कि अमेरिका ने एक कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी बनाया है चीन को कंटेन करने के लिए। जब जापान के साथ बात करें तो वही है, आसियान लीडर को बुलाया था वाशिंगटन डीसी में समिट के लिए। चीन ने सोचा कि ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। अभी क्वाड का मीटिंग होने जा रहा है, वो सोच रहे हैं कि ये चीन को कंटेनमेंट कर रहे हैं। इतना डरा हुआ है चीन कि जब ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की अभी एक लॉन्च किया गया, उसमें बहुत सारे एशियन कंट्रीज तो सवाल उठाए कि इसमें है क्या, हम क्यों ज्वाइन करें। इसके बावजूद चीन ने सोचता है कि ये जो इकोनॉमिक फोरम की जो अभी लॉन्च हुआ है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ये इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। ये चीन ऐसे सोचता है कि अमेरिका ने चीन को कंटेन करने के लिए चारों तरफ से घेर रखा है। और ये और एक मुद्दा है जिसमें चीन को परेशान करने के लिए, चीन को ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन रहा है उसमें चीन को आउट करने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। बात यह है कि अभी इंडो पैसिफिक रीजन में आरसीईपी है और सीपीटीपीपी है। आरसीईपी में से इंडिया हट गया है, सीसीटीपीपी में इंडिया कभी मेंबर था ही नहीं। अभी अमेरिका दोनों में से हट गया है, ना सीपीटीपीपी में है ना आरसीईपी में है। तो अमेरिका अपने तरफ से एक लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है। चाइना ये डर रहा है कि अमेरिका तो मिलिट्रीली यहाँ प्रेजेंट है ही, जापान में उनका मिलिट्री बेस है, साउथ कोरिया में है। अभी इकोनॉमिकली भी अमेरिका एक लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए आ रहा है, जिसमें चीन के लिए खतरा है। ओके, अब सर आईपीएफ के बारे में तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये यूएस लेड एक इकोनॉमिक फोरम है और उसको देखकर जलना या उससे परेशान होना स्वाभाविक है चीन के लिए। लेकिन क्वाड को माना जाता है कि ये ज्यादातर इसमें भारत की बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ा की पोजीशनिंग है और इसे अगर इंडिया लेड अगर इसे एक ग्रुप कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, खासतौर से चीन के परिप्रेक्ष्य में। अब कल क्वाड की बैठक होनी है सर, एक तो एजेंडा उसमें क्या क्या होगा और भारत की जो पोजीशनिंग है क्वाड में उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो क्वाड मीटिंग होने जा रहा है ये चौथी बार हो रहा है। सेकेंड टाइम इन पर्सन मीटिंग हो रहा है और 2 बार वर्चुअल मीटिंग हो चुका है। जब से जो बाइडेन पावर में आए हैं तब क्वाड का एक डायनामिज्म इतना बढ़ गया है कि चीन ने डरा हुआ है। चीन तो पहले ये सोचता था कि क्वाड क्या है, ये तो समुद्र में जैसे वो लहरें उठते हैं, वहां एक फोम बनता है, फोम जैसे वैनिश कर जाएगा। और जब देखा कि समिट लेवल पर डिस्कशन हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर डिस्कशन हो रहा है, चीन को ये लगता है कि एक एशियन नेटो बनने जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये एशियन नेटो नहीं होगा, बट फिर भी क्वाड के पास इतना दम है कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उनका जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, साउथ चाइना सी में जो उनका कब्जा है, ईस्ट चाइना सी में डरा रहे हैं जापान को, इंडिया को बॉर्डर में आके भी वहां उनका कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स हो रहा है। इसको काउंटर करने के लिए क्वाड सबसे बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया क्वाड का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर इसीलिए है कि जापान और अमेरिका के बीच एक अलायंस रिलेशनशिप पहले से ही है 1961 से, और 1951 से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एंजस जो टीटी है, ट्राइलेटरल टीटी, उसमें मेंबर थे। ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अलायंस पार्टनर है। इंडिया थोड़ा सा अलग से हटके है, इसलिए इंडिया का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि सब लोग जानते हैं कि चीन को बराबरी करने के लिए ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ऑस्ट्रेलिया ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, साइज देखेंगे, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री देखेंगे, उनका कैपेबिलिटी देखेंगे, तो इंडिया एक ऐसा देश है, इंडिया का साथ रहेगा तभी चीन को कंटेन तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा, कंस्ट्रेन करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चीन का जो बिहेवियर पैटर्न इतना बदल चुका है, इंडिया अगर क्वाड का मेंबर है, ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगा। क्वाड में हमने देखा लास्ट टाइम भी कोशिश की थी अमेरिका ने, यूक्रेन और रूस का जिक्र छेड़कर थोड़ा सा भारत को एक क्लियर पिक्चर के साथ आगे आने पर मजबूर करने की कोशिश की थी जो लास्ट मीटिंग हुई थी। इस बार क्या आपको लगता है भारत ने जो स्ट्रांगली और फर्मली
अपना पोजीशन दिखाया है दुनिया को, मुझे लगता है कि वो इनफ है, या आपको लगता है कि कल भारत को ज्यादा सफाई देनी होगी, अमेरिका कोशिश करेगा भारत के लिए? मुझे 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 लगता है कि भारत का जो पोजीशन है यूक्रेन में बिल्कुल सही पोजीशन है। भारत ना अमेरिका को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, ना रशिया को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। भारत तो यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसके खिलाफ है, वायलेंस के खिलाफ है। बार-बार भारत का ये टिप्पणी है कि यूक्रेन और रशिया साथ-साथ बातचीत करके इसको कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मगर अमेरिका और रशिया के बीच जो एक न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, उसमें उनका एक्सपेक्टेशन यही था कि इंडिया भी ऐसे बिहेव करे जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया बिहेव कर रहे हैं। और अमेरिका को इंडिया ने समझा दिया कि क्वाड जो है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए है। क्वाड का मेंबर बन के हमने ये कहीं एग्रीमेंट साइन नहीं किया कि हर जगह अमेरिका के साथ रहेंगे। देयर आर सो मेनी अदर एरियाज। फॉर एग्जांपल एक बता रहा हूँ, अगर यूरोपियन यूनियन ने अभी भी रशिया से गैस खरीद रहा है और अमेरिका बोल रहा है कि हमने सैंक्शन डाला है, गैस या ऑयल मत खरीदो, ये तो गलत बात है। तो भारत ने अमेरिका के साथ बार-बार बातचीत करके उनको समझाया है कि सिचुएशन अलग है। हमारा एक हिस्टोरिकल एक रिलेशनशिप है और चाइना के साथ जिस तरह से हमारा टेंशन चल रहा है, उसमें रशिया ही हमें मिसाइल और बाकी सारे जो वेपन सिस्टम दे रहा है, वो हमारा अपना एक कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका, मुझे लगता है जापान, अमेरिका सब लोग समझ गए हैं, बातचीत ज़रूर होगी, मगर इंडिया को कॉर्नर करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल, और यही शायद उनके हित में भी है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत ये बात समझाने में बिल्कुल कामयाब हो पाया है कि क्वाड का जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए है। रशिया और यूक्रेन का मसला जो है इस परिधि से भी बाहर है, और सबके जो साझा हित हैं उन हितों की परिधि से भी बाहर ये मसला है। बहरहाल एक आखिरी सवाल सर बचता है जिसको लेकर आज सुबह से चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन को सीधा सीधा मिलिट्री एक्शन की धमकी दे दी है। क्या मायने रखता है इस वक्त जो बाइडेन का ये बयान, और ताइवान पर क्या चीन की जो एग्रेशन है उसको वो कम करेगा या और ज्यादा उसको एक तरह से छेड़ देगा? इसमें थोड़ा 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ताइवान के साथ अमेरिका का एक रिलेशनशिप तो है, मगर ताइवान अमेरिका का स्ट्रैटेजिक अलायंस पार्टनर नहीं है। जैसे यूक्रेन और अमेरिका के साथ जो संबंध है, उसमें भी यूक्रेन ना नेटो का मेंबर है, ना बायलैटरल अलायंस रिलेशनशिप है। ये कारण है कि अमेरिका डायरेक्टली रशिया को मिलिटरीली चैलेंज नहीं कर रहा है। यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, मगर रशिया के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है। अगर ताइवान में चाइना ने हमला कर दिया, वही चीज होगा। ताइवान को सपोर्ट करेंगे, मिलिट्री वेपन्स या मिसाइल या एयरक्राफ्ट सप्लाई करेंगे, मगर डायरेक्टली अमेरिकन सोल्जर आके चाइना के साथ लड़ाई करेंगे, ये नहीं होगा। बिल्कुल मैं कन्विंस्ड हूँ कि ऐसा लड़ाई नहीं होगी। मगर रशिया को जिस तरह से कॉर्नर किया है, रशिया को इकोनॉमिकली पनिश करने के लिए कोशिश किया है, उसी हिसाब से चाइना को आइसोलेट करने के लिए कोशिश करेंगे। बट क्या चीन ने तैयारी कर ली है सर ताइवान पर हमले जैसी कोई चीज करने की? चीन ने 40-50 साल से ये कोशिश कर रहा है, मगर नाकामयाब रहा है। तो अगर ये इतना आसान होता, कब से चीन ने जाके ताइवान को कब्जा कर लेता। अगर साउथ चाइना सी में जो छोटे-मोटे आइलैंड है उसको कब्जा करके अपना मिलिट्री नेवल बेस बना रहा है, ताइवान को क्यों छोड़ रखा है? इसीलिए कि ताइवान एक ऑर्डिनरी आइलैंड नहीं है। ताइवान के पास भी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और जो जो चिप्स है, चिप्स माइक्रो चिप्स में जो हर एक चीज में यूजफुल होता है, ताइवान उसका लीडर है। तो ताइवान के पास चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए एक एसिमेट्रिकल कैपेबिलिटी इतना ज्यादा है, हो सकता है कि ताइवान बिल्कुल ध्वंस हो जाए, जिसमें ना चाइना का फायदा है ना किसी का फायदा है। ऐसा तो होगा नहीं। तो यूक्रेन रशिया के लिए इजी था, ताइवान चाइना के लिए इजी नहीं है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि चाइना ने कोई हमला करने वाला है। अगर करेगा, चाइना के भी नुकसान है, ताइवान का भी नुकसान है। इंडो पैसिफिक का स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। चाइना पूरा कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा रीजन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आसान भाषा में आपने ये जो वैश्विक परिदृश्य है उसको समझाया। थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए आपका। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को पिछले 3 सालों से तबाह करके रख दिया। इस महामारी ने गरीबों की संख्या बढ़ाई, जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए।
लेकिन इसका पक्ष एक और सामने आया है कि जो अमीर हैं वो कुछ अमीर बहुत ज्यादा अमीर भी हो गए। क्या आप जानते हैं कि इस आपदा में 500 से ज्यादा अरबपति बने? और अगर आंकड़ा ऑक्सफेम का देखा जाए तो हर 30वें घंटे में एक बिलियनियर पैदा हो रहा था कोरोना काल में। जी हाँ। कोरोना महामारी की भीषण त्रासदी में न सिर्फ लाखों लोगों की मौत हुई बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो गए। यही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ा। न जाने कितने लोग गरीबी के अंधेरे में गुम हो गए और आज तक उबर नहीं पाए हैं। लेकिन दुनिया के अरबपति उद्योगपतियों के जमावड़े यानी कि WEF की बैठक के दौरान ऑक्सफेम की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में हर 30वें घंटे एक अरबपति पैदा हो रहा था। जी हां, ऑक्सफैम की प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट में कोरोना काल में अमीरी और गरीबी के द्वंद्व को आंकड़ों के जरिए पेश किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक नया अरबपति बन रहा था, यानी कि कुल 573 लोग अरबपति बन गए। लेकिन दूसरी तरफ 2022 में हर 33वें घंटे 10 लाख लोग गरीबभी के अंधेरे में समा जा रहे हैं। यानी कोविड काल में अरबपतियों की बाढ़ के विपरीत उतनी ही रफ्तार से 2022 में 263 मिलियन यानी 26 करोड़ 30 लाख लोग और ज्यादा गरीबी में चले जाएंगे। ऑक्सफैम की नई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि ऊर्जा, खाद्य और दवा क्षेत्रों के व्यवसाय में जिन कंपनियों की मोनोपोली है वो रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ काम करने वालों की मजदूरी या तनख्वाह बहुत कम है। पिछले 2 सालों में खाद्य और ऊर्जा सेक्टर से जुड़े अरबपतियों की संपत्ति में 453 अरब डॉलर यानी हर 2 दिन में 1 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। दुनिया की 5 प्रमुख एनर्जी कंपनीज हर सेकेंड $2600 कमा रही हैं, जबकि 62 नए उद्योगपति कोरोना काल में करोड़पति बनकर उभरे। कुल मिलाकर रिपोर्ट बयां कर रही है कि कोरोना काल कुछ लोगों के लिए अरबपति बनने के मौके लेकर आया, तो दूसरी तरफ सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में जुटे लोगों की संख्या में भी करोड़ों की दर से इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफेम, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में बैठक चल रही है स्विट्जरलैंड के, उसमें ऑक्सफेम ने यह जानकारी दी और कहा है कि कोविड काल में 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो बिलियनियर्स बन गए। और अगर आप घंटों के हिसाब से गिनेंगे तो हर 30वें घंटे में दुनिया में एक नया बिलियनियर बन रहा था कोविड काल में। लेकिन जो एक तरह से आयरनी ऑफ सिचुएशन है वो ये है कि उसके बाद जब हम कोरोना से उबर रहे हैं, यानी कि 2022 में इस वक्त हम खड़े हैं, तो 2022 में हर 33वें घंटे 10 लाख लोग, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग गरीबी की खाई में समाते जा रहे हैं। तो एक तरफ हमारे बीच एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आपदा में अवसर खोजने वाले लोग रातों रात अमीर हो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक दुखद पहलू ये भी है कि हर 33वें घंटे 10 लाख से ज़्यादा लोग गरीबी के मुंह में समा भी रहे हैं इसी कोरोना के बाद। तो ये अमीरों और गरीबों की जो खाई है ये कब पटेगी? और एक और जो महत्वपूर्ण बात इसमें उभर कर सामने आई है इस रिपोर्ट में, वो ऑक्सफेम ने कहा है कि अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाकर गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या वाकई में अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाकर, यानी कि अमीरों से लगान वसूल कर, क्या गरीबों और गरीबी पर गरीबों को बाहर निकाला जा सकता है गरीबी से, और गरीबी पर लगाम लगाई जा सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल हैं, डायरेक्टर हैं भारतीय विद्यापीठ की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर, और आर्थिक मामलों की जानकार भी हैं। मैम, ऑक्सफेम की ये रिपोर्ट कई मायनों में चौंकाती भी है, चिंताओं में भी डालती है, लेकिन एक जो दूसरा पहलू ऑक्सफेम कह रहा है कि साहब आप अमीरों पर टैक्स लगा दीजिए तो गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। ये आइडिया पुराना रहा है, लेकिन इसके फिर बहुत सारे अलग अलग पहलू भी हैं। क्या आप इस आइडिया से सहमत हैं कि अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए और उस टैक्स से गरीबों की मदद की जाए? जी देखिए, ये कहना कि अमीरों पे टैक्स लगा दें तो गरीबों की मदद हो जाएगी, उससे शायद बेहतर ये होगा कि जो अर्थव्यवस्था है
उसको इतना बढ़ाया जाए और उसमें इतनी ग्रोथ की गति लाई जाए कि टैक्स के रेवेन्यूज अपने आप ही बढ़े, जिसमें कोशिश की जाए कि आउटपुट ग्रोथ सबसे ज्यादा हो और उसी के माध्यम से टैक्स बढ़े। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शंस हाईएस्ट लेवल्स पर हैं क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरीज हुई हैं और आउटपुट्स भी बढ़े हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ अमीरों पे टैक्स लगा करके राजस्व कलेक्ट किया जाए, वो शायद बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी लोग कमा रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि टैक्स को जो है ना देते हुए ब्लैक मनी के अंदर अपना पैसा जो है कन्वर्ट करे, ताकि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। एब्सोल्युटली। मैम, यहाँ पर जितने भी बिलियनियर्स की बात की है, ऑक्सफेम ने एक नाम दिया है उन्होंने कि इसको आप सॉलिडारिटी टैक्स लगाइए उन पर, और दूसरा कि जो एक्सेस प्रॉफिट टैक्स है वो भी लगाइए कि बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है, जिनको 90-90% प्रॉफिट हो गया है, तो उन पर ये टैक्स आप लगाइए। तो क्या ये एक शॉर्ट टर्म, आपने कहा कि लॉन्ग टर्म मेजर्स तो ये हैं कि सबको समाहित किया जाए और सबके पार्टिसिपेशन का दायरा बढ़ाया जाए, आपने बहुत अच्छे इसको एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है मैम कि सॉलिडारिटी टैक्स या एक्सेस प्रॉफिट टैक्स लगाया जाए? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि सॉलिडारिटी टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अपनी यूनिटी के साथ ही चलता है और उसके लिए कोई सॉलिडारिटी टैक्स लगाना या कोई और टैक्स लगाना वो शायद सही नहीं होगा। एक और चीज जो नजर में आनी चाहिए कि कभी भी जो टैक्स के माध्यम है वो शॉर्ट टर्म ना अपनाते हुए लॉन्ग टर्म की तरफ रहें, क्योंकि कोई भी टैक्स जो अभी लगाया जाएगा वो उसके इम्प्लीकेशंस लॉन्ग टर्म में होंगे। जैसे शुरुआत में टैक्सेस जो है काफी हद तक बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से ब्लैक इकोनॉमी स्टार्ट हुई और लोग ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही रहना पसंद करते रहे, और इनफॉर्मल और ब्लैक इकोनॉमी के साथ साथ वो कभी भी बढ़ नहीं पाए, बड़ा से बड़ा काम नहीं कर पाए, बैंक्स के साथ अपनी बैलेंस शीट नहीं शेयर कर पाए, लोन नहीं ले पाए और चीजें नहीं कर पाए। तो अगर ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट होती है वो देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति को टैक्स करती है, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति उन संसाधनों से वंचित रह जाता है जिन संसाधनों का उसके ऊपर राइट होता है, और जो सरकार या बाकी लोग उसे नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि जो लोग काला धन कमाते हैं वो उसे अपने तरफ एकत्रित कर लेते हैं। एब्सोल्युटली मैम। और एक और इसमें पहलू जो ऑक्सफेम ने सामने रखा है वो ये कि जो एनर्जी टाइकून्स हैं, जो फूड टाइकून्स हैं, वो $1 बिलियन हर दूसरे दिन बना रहे थे, जबकि जो उनके एम्प्लॉयज हैं, आप बाकी लोगों का तो छोड़ दीजिए, उनके जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उन्होंने पास ऑन किया हो अपना प्रॉफिट एम्प्लॉयज को उसी मुताबिक या उस सापेक्ष में। तो इस सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? ये देखिए, जिन कंपनीज ने प्रॉफिटेरिंग की है, ऐसी स्थिति में जब उन्हें देश के लिए कार्य करना चाहिए था या संसार में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था, उन पर तो कार्रवाई हो सकती है। ऐसा एक माध्यम होता है एंटी प्रॉफिटेरिंग एक्ट। वो एंटी प्रॉफिटेरिंग एक्ट के माध्यम से जितनी भी कंपनी उन दायरों में आती है उनके खिलाफ एक्शन होता है और उन पे टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय पर लाभ लिया होता है जब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, चाहे तो किसी चीज को होल्ड करके या फिर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए या फिर किसी ऐसे माध्यम से अनफेयर प्रैक्टिस अडॉप्ट करके कि कंपटीशन खत्म हो और वो जो है ज्यादा मुनाफा कमा सके। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का करते हैं रुख। देश में फ्रॉड कॉल के जरिए धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूरसंचार विभाग जल्द ही ऐसी सुविधा शुरू करने वाला है जिससे फर्जी कॉल की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी जड़ से। केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया ट्राई की ओर से शुरू होने जा रही है। अब ये क्या है, जरा इसको समझाते हैं। ये जब से लागू कर दी जाएगी तो फोन करने वाले यूजर का केवाईसी वाला नाम आपके मोबाइल्स के स्क्रीन पर दिखेगा, यानी कि जिस नाम से सरकार में जिस नाम से उसका फोन या फोन नंबर रजिस्टर्ड है वही नाम पॉपअप होगा।
आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई ऐप की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स अभी आती हैं, ट्रू कॉलर जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ट्रू कॉलर अगर नहीं है आपके मोबाइल में तो फिर नाम भी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होगा। ट्राई एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है कि जिसमें बिना किसी ऐप के आपको कॉल करने वाले का नाम वो नाम आए जिसमें केवाईसी उसकी हुई है। अब ऐसे में जो फ्रॉड करते हैं, गलत नामों से अपने आप को रजिस्टर करवा देते हैं फर्जी तरीके से, तो उन पर एक तरह से खुलासा उनके नामों का हो पाएगा। ट्राई का ये कहना है कि कुछ महीनों में इसे शुरू करने पर विचार भी किया जा रहा है। इसके फायदे भी अगर आप समझें तो अगर ये नियम लागू हो जाता है तो कोई भी यूज़र अपनी पहचान छुपा नहीं पाएगा। फ़ोन करने पर केवाईसी वाला नाम दिखने का मतलब साफ है कि नाम बिल्कुल सही होगा। इसके आप पहले ही जो फर्जी और स्पैम कॉल्स आएंगे उससे सावधान हो पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी फ़ोन आने पर यूज़र का नाम देखने की सुविधा, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत सारे ऐप्स के ज़रिए मिलती थी, लेकिन इसमें बिना किसी ऐप के ऐसे नाम पॉपअप हो जाएंगे। इस नई केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया में दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत केवाईसी कॉल करने वाले यूज़र्स की पहचान हो पाएगी और टेलीकॉम कंपनियों की ओर से यूज़र्स का केवाईसी के नाम ऑफिशियल जो है वो सामने आ पाएगा। जिस नाम पर जो दस्तावेज़ हैं, वोटर आईडी कार्ड वगैरह हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली के बिल की जो तमाम जो पेपर्स जमा किए गए होंगे, उन्हीं के आधार पर वो नाम आएगा। चलिए अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार ने महंगाई पर जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है, एक्साइज ड्यूटी घटाकर और कुछ राज्यों ने वैट घटाकर, क्या वाकई में इस सर्जिकल स्ट्राइक से महंगाई काबू में आने वाली है या अभी आगे की राह थोड़ा मुश्किल? इस पर करेंगे 360 डिग्री विश्लेषण एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महंगाई पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 से 8 रुपए प्रति लीटर घटा दी है। इसके अगले 2-3 महीने के बाद महंगाई दर में ½ की कमी आने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने भी महंगाई पर नकेल कसने के लिए दरों में और बढ़ोतरी के संकेत अभी दिए हैं। महंगाई के मोर्चे पर सरकार को आखिरकार फ्रंट फुट पर आना ही पड़ा। दरअसल गर्मी की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार के पसीने छूट रहे हैं, तो आम जनता की बदहाली के क्या ही कहने। ऐसे में सरकार के पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम करने का फैसला बेहद अहम है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। अर्थशास्त्रियों की माने तो इससे रिटेल महंगाई में जून तक करीब 0.25% तक की कमी आएगी, जबकि आने वाले 3-4 महीने में इसमें ½ % तक की कमी आने की उम्मीद है। यानी अप्रैल में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपने 8 साल के सबसे पीक लेवल यानी कि 0.8% से थोड़ा ज्यादा था, उसमें आने वाले महीनों में ये घटकर 7.25% के आसपास रहने की उम्मीद है। केंद्र की पहल के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 1.25 रुपए से लेकर 2.5 रुपए तक की कटौती की है। आपको बताते हैं कि आखिर सरकार का पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाने पर ही ज्यादा फोकस क्यों रहा। दरअसल देश में माल ढुलाई का करीब 80% हिस्से का जरिया रोड ट्रांसपोर्ट है। माल ढुलाई के सस्ता होने का सबसे बड़ा असर खाने पीने की चीजों पर दिखता है। CII के मुताबिक अगर डीजल की कीमत में 30% की बढ़ोतरी होती है तो माल ढुलाई में भी करीब 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ता होने पर माल ढुलाई सस्ती हो जाती है और रोजमर्रा के सामान भी सस्ते दामों पर आने लगते हैं। दरअसल एक्साइज ड्यूटी का सीधा संबंध कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से कंज्यूमर प्रोडक्ट से जुड़ी महंगाई पर अंकुश लगता है और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में कमी आती है। इसी महीने RBI ने भी महंगाई को काबू में रखने के लिए रेपो रेट में 0.4% की बढ़ोतरी की थी। आगे भी दरें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक हटने से खाने के तेल भी सस्ते होंगे। जाहिर है डीजल के दाम घटने से लॉजिस्टिक्स कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी कुल आय में 30% डीजल पर खर्च होता है। वहीं सीमेंट कंपनियों को भी इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसकी कुल आय की करीब 20% डीजल पर खर्च होता है। साथ ही सरकार के इस फैसले से कच्चे माल की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है और इसका सीधा फायदा कंज्यूमर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब कुछ खबरें दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक से। दावोस में देश विदेश के बड़े उद्योगपतियों का जमघट लगा है। हर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मौके तलाश रहा है। जी बिजनेस भी यहाँ मौजूद है और हम लगातार इंडस्ट्री के दिग्गजों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने खास बात की है एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी से। सर, अमिट ऑल द अदर चैलेंजेस जो बाहर की दुनिया में, हम इंडिया की बात करें अगर, तो इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स इज़ अ वरी राइट नाउ इन वट एवर वे यू सेड, बट इसके अलावा आपके हिसाब से और क्या हेडविंड्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी बाधा डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स देयर इज़ क्रूड ऑयल प्राइस जो बढ़ते जा रहे थे, वो एक दिक्कत है ही, बट आपके हिसाब से नियर टर्म में हमें और कहाँ वॉचफुल होना है? देखिए, एक तो जैसे कि मैंने कहा कि G10 के जो सेंट्रल बैंक है, सबने कहा है वो इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली हाइक करेंगे। उसका फ़र्क जनरली कमेंट्री पे ऑलरेडी आने लगा है। लोग अब ये नहीं कह रहे कि साहब लिक्विडिटी विड्रॉ होगी, अब लोग ये कह रहे हैं कि ग्रोथ कम होगी, हो सकता है रिसेशन ना हो जाए। Exactly. तो जब ग्लोब रिसेशन में जाएगा तो उसका फ़र्क इंडियन इकोनॉमी पे ज़रूर आएगा। इंडिया इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है, अब रिसेशन भी पार्टली इंपोर्ट कर सकता है या लोअर ग्रोथ इंपोर्ट कर सकता है। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे ग्लोब में जनरली वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। ब्लू स्वॉन इवेंट्स जल्दी होने लगे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज बहुत रैपिड है। आप मीडियम टर्म भी प्लान नहीं कर पा रहे आज की तारीख में, क्योंकि कल क्या हो जाए आपको नहीं पता। कल लोग बात कर रहे थे कि हम ESG की तरफ मूव करना चाहते हैं। अब आजकल जो फोकस है वो एनर्जी सिक्योरिटी पे है। कोई लोग ये आज इंडिया के आप देखिए हीट वेव की बात करें तो 120 साल बाद जिस तरह की हीट वेव आई है, इंडिया जितना कोल प्रोड्यूस कर सकता है करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। ये 3 महीने पहले इसकी बात भी नहीं थी कहीं। तो इतनी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, तो उसमें इतनी जल्दी जब चीज़ें बदलेंगी तो ये रिस्क है। जितनी वोलेटिलिटी है उसका मतलब रिस्क ज़्यादा है। मतलब कोई भी आपका फैक्टर जो बैलेंस जो आप क्रिएट करते हैं वो गड़बड़ा जाएगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी ग्रोथ पे आएगा, तो उसका असर तो पड़ेगा। टाटा पावर के एमडी प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि उनकी कंपनी का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी पर है। अगले कुछ सालों में 1 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल से बनाना वो चाहते हैं। मैं बात करती हूँ टाटा पावर के बारे में, और आपकी बड़ी डील भी साइन हुई है। रिन्यूएबल स्पेस में काफ़ी एक्शन है, आपका कमिटमेंट रिन्यूएबल्स में बढ़ रहा है। किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे सर अगले कुछ वर्ष में, और टाटा पावर का खास फोकस इस स्पेस में अब क्या होगा सर? तो टाटा पावर का जैसे कि आपको हम लोग ने बताया 2 महीना पहले एक बहुत बड़ा हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स आए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हैं, ब्लैक रॉक और आटला। और ये जो इन्वेस्टर है ये इसलिए आए हैं ताकि हमें हेल्प करें आगे ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। सो हमारा प्लान है कि हर साल 2 से 3 गीगावाट यूटिलिटीज़ की कैपेसिटी ऐड करेंगे। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ये सोलर के साथ साथ विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स होंगे, स्टोरेज के भी होंगे इसके साथ। और दूसरा हम बहुत ज़्यादा रूफटॉप सोलर एंड सोलर पंप पे काफ़ी काम करेंगे। तो काफ़ी सारे हमारे इनिशिएटिव हैं। इसके साथ हम 4 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा रहे हैं। जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये हमारे सप्लाई चेन को कैसे सिक्योर करे आगे चल के, उस पर फोकस होगा। और भारतीय एंटरप्राइजेस के एमडी राजन मित्तल के मुताबिक सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत काम कर रही है और अब इसका फायदा दिखने लगा है। ये एक ऑप्टिमिज्म हमें दिखा रहा है वेयर इंडिया इज राइट नाउ। आई थिंक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। अब पॉलिसी स्टेबिलिटी को लेके जो कंसर्न्स थी वो आपको लगता है कई हद तक रिजॉल्व हो रही हैं? व्हाट आर द फॉरेन कंपनीज टेलिंग यू? अभी भी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आई मीन ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है इंडिया, बट उनके लिए कितना आसान होगा इंडिया में इन्वेस्ट करना? देखिए, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इंडिया दैट इज शोइंग। यस। आप किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल को देख लीजिए, इंडिया इज नाउ ऑन देयर टेबल। करेक्ट। पॉलिसीज रोज वाटर डाउन जो होती हैं प्रॉब्लम्स वो कर रही है गवर्नमेंट। जी। जितनी हमने देखा कि 25-30 हज़ार एक्ट्स हैं, मैटर्स हैं जो कि रेज किए गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर, वो सब इम्प्रूव हो रहे हैं। टाइम लगेगा जी। मैं नहीं कहता रातों रात हो रहा, बट बहुत हो चुका है और बहुत होने वाला है। तो वो चीज़ें एक तरफ गवर्नमेंट कर रही है, पॉलिसीज क्लैरिटी बहुत आ गई है जी। आप मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, PLIs, ऑटोमोटिव, electronics, whichever electronics is one of the highest import bill that India spends after defense and oil.
that interest is showing. Telecom policies have been well now enumerated, well managed. So I think policy matters. Government is very serious. In control hai, and I have to give it to this government that they are now, for the last few years, that they have built that confidence. Now they're actually putting it on the table and asking everybody, including our partners, investors, people who want to come for Indian manufacturing and Indian entrepreneurs. Sure. So it's a vote of confidence as far as economy. भारत फोर्ज के डिप्टी एमडी अमित कल्याणी ने कहा है कि महंगाई सहित भारत की ज्यादातर परेशानियां इंपोर्टेड हैं। When you talk to these foreign companies who want to invest in India, आपके साथ बहुत सारे collaborators हैं when it comes to defense or auto component and so on. क्या अभी भी कुछ है बातें जो दिक्कत वाली? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज हैं। ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो ग्लोबल इश्यूज हैं। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज देखें कि इन्फ्लेशन सब जगह बढ़ रहा है, इसके काफ़ी कारण है। printing of money over the last 5 years has been, or the last 3 years has been ridiculous. Now you have energy crisis due to the Ukraine-Russia invasion of Ukraine by Russia, and so global issues and macro global issues हैं। ज़्यादातर global issues हैं। I don't think there are any particular India specific issues. देश में हवाई सफर अचानक से बहुत महंगा हो गया है। जनवरी 2022 के मुकाबले एयर फेयर 30 से 40% महंगा हो गया है। किसी सेक्टर पर तो टिकटें दोगुने से भी ज़्यादा हो गई हैं। क्यों हवाई सफ़र अचानक महंगा हुआ, क्या है मौजूदा स्थिति, जानने के लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी एकता सूरी का। एकता, एयर ट्रैवल बहुत महंगा हो गया है, अभी की स्थिति क्या है और अचानक ट्रैवल महंगा क्यों हुआ? जी बिल्कुल दीपक, अगर हम एयर फेयर्स की बात करें तो, और वो भी जनवरी इसी साल से हम कंपेयर करें तो 30 से 40% का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है और कई सेक्टर्स में तो ये दाम दुगने हो चुके हैं। वन ऑफ द बिजी सेक्टर्स का हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली मुंबई का। दिल्ली मुंबई की टिकट जब हम बुक करते थे एयर फेयर जनवरी में तो 4800 के आसपास इसका टिकट प्राइस होता था, जो कि अब 8000 रुपये के आसपास है। 8000 से ज़्यादा ही है। ऐसे ही दिल्ली कोलकाता की बात करें तो 6000 से कम में टिकट बुक होती थी जनवरी में, जो अब 8000 से ज़्यादा की हो रही है। ऐसे ही दिल्ली बैंगलोर की टिकट भी 8000 से ज़्यादा हो रही है। यानी कि जो प्राइस हाइक है, जैसा कि पहले मैंने बताया, 30 से 40% देखने को मिल रहा है। और गर्मी की छुट्टियां अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। जी ओके, बात अब बाजार की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। बाजार में आज कारोबार की शुरुआत अच्छी हुई थी, मगर शुरुआती घंटे में दबाव बनने लगा। आखिरी घंटे में बिकवाली से बाजार की कमजोरी गिरावट में तब्दील हो गई और अंत में निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंक गिरकर 16,214 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी ऊपरी स्तरों से करीब 600 अंक गिरकर 54,288 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कमजोर बाजार में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, लार्सन एंड टुब्रो निफ्टी में बढ़कर बंद हुए हैं। और जरा ग्लोबल क्यूज भी देख लेते हैं। यूएस मार्केट का हाल फटाफट से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। हरियाली छाई हुई है यूएस मार्केट में। आप देखिए 31,853 के स्तर पर लगभग 600 अंकों की शानदार तेजी के साथ डाउ जोन्स फिलहाल शुरुआती दौर में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 0.25% की तेजी के साथ 81 अंकों की तेजी के साथ 11,435 पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 1.5% की तेजी के साथ S&P भी अभी काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिकी बाजारों में शुरुआती दौर में हरियाली छाई हुई है। और आइए अब हमारे जो भारतीय बाजार हैं उनकी आगे की चाल किस तरह की रह सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आगे की चाल भारतीय बाजारों की किस तरह की रहने वाली है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज बाजार में जो हमने मार्केट ऊपर खुला उसके बाद नीचे खुला, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को चिंता है कि जिस प्रकार का इन्फ्लेशन का डर है, आज आरबीआई के गवर्नर ने जो कमेंट्री दी थी वो थोड़ी बहुत कॉशियस थी और हॉकिश थी। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले आरबीआई की मीटिंग्स में रेट बढ़ोतरी हो सकती है, तो उससे मार्केट का मूड थोड़ा खराब हो गया
हमको लग रहा है कि आपको अभी भी जो डॉलर डिनोमिनेटेड वाली जो सेक्टर है, जो आप जहाँ पे डॉलर कमाने का स्कोप ज्यादा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, वहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो एग्रोकेमिकल वाली कंपनियां है प्लस फार्मा एक्सपोर्ट वाली कंपनियां, वहाँ पे नजर रखे। तो टिपिकली यूनाइटेड फॉस्फोरस कहिए या उसके बाद फार्मा में सन फार्मा है, तो ये थोड़े डिफेंसिव काउंटर अभी खरीद ले, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है। हो सकता है कि एक्सपायरी के पहले थोड़ी सी और मुनाफा मुनाफी आपको देखने को मिले। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये जो 16,200 16,100 का लेवल है, वो मार्केट को अभी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई थोड़ी और बिकवाली हो गई तो हो सकता है कि एक्सपायरी के पहले थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का एक वापस ट्रेंड आपको देखने को मिले। तो सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए। ये थोड़े से डिफेंसिव है और मार्केट की चाल के हिसाब से थोड़े कम गिरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं और खबर रूस यूक्रेन जंग से। मरियुपोल में यूक्रेन का सबसे बड़ा सरेंडर हो चुका है और रूस एक बड़ी जीत हासिल कर चुका है। हालांकि युद्ध जारी है और ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। इस बीच दोनों देशों के हमले के कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि ये युद्ध खत्म होने की बजाय और भीषण दिन ब दिन होता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 89वां दिन है। रूसी हमले जारी हैं। लेकिन यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी हमले तेज हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रूसी लड़ाकू विमान यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बरपा रहे हैं। लड़ाकू विमानों में लगे कैमरों से ये तस्वीरें कैद हुई हैं। किसी फिल्म की तरह ये विमान यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रूस ही हमले कर रहा है, यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। यूक्रेन का ये जवाबी हमला देखिए। चेक रॉकेट आर्टिलरी RM-70 के जरिए यूक्रेन रूस को अपनी ताकत दिखा रहा है। डोनाबास में रूसी हमले लगातार हो रहे हैं और रूसी सैनिक लगातार डोनाबास के लुहांस्क रीजन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता लगता है कि रूसी सैनिक कितने निश्चिंत होकर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करते जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी डोनाबास और रूसी सैनिकों की हैं। S-300 मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक, कुछ सेकंड में ही सब कुछ तबाह करने वाला। एक के बाद एक कई हमले लगातार हो रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। खेरसॉन में यूक्रेन चिन्हों को रूसी सैनिक तोड़कर हटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव है तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।